क्लास 11th एनसीईआरटी पॉलिटी का चैप्टर नंबर 8 है आज। इससे पहले 7 चैप्टर्स को कवर किया था हमने। 7 चैप्टर्स की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, उसमें आप उसे देख सकते हैं। स्थानीय शासन के बारे में आज इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। स्थानीय शासन क्या होता है, स्थानीय शासन के लिए जो शासक हैं या उनके चुनाव हैं किस तरह से किए जाते हैं, संविधान के 73 और 74वें संशोधन के अंतर्गत स्थानीय शासन के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं और स्थानीय शासकीय निकायों के काम और जिम्मेदारियां क्या क्या होती हैं, कैसे ये सब किया जाता है, इसके बारे में इस चैप्टर में आज स्टडी करेंगे। चैप्टर स्टार्ट होता है स्थानीय सरकार क्यों है, क्यों बनाई जाती हैं, ज़रूरत क्या पड़ी हमें स्थानीय सरकार की, इसी के बारे में एक स्टोरी से इन्होंने यहाँ पर बताया है। मध्य प्रदेश का एक जिला है सीहोर। मध्य प्रदेश का जिला सीहोर है, जिसमें गीता राठौड़ इसी जिले के जमनिया तालाब ग्राम पंचायत की रहने वाली है। गीता राठौड़ की कहानी है ये, जो इसी जिला सीहोर जिले के जमनिया तालाब ग्राम पंचायत की रहने वाली है और एक आरक्षित सीट से उन्होंने 1995 में गीता सरपंच निर्वाचित की गई थी। आरक्षित सीट यानी कि आरक्षण उन्हें मिला हुआ था, उस पर उनकी जो पंचायत के अंदर सीटें आरक्षित रहती हैं उस पर उनका चुनाव होकर के वो अपॉइंट की गई। 1995 में गीता को सरपंच भी निर्वाचित कर दिया गया, लेकिन 2000 में गांव वालों ने अच्छे कामों का इनाम देते हुए गीता को दोबारा चुन लिया। इस बार गीता एक सामान्य सीट से चुनी गई थी, पहले तो वो आरक्षित सीट से चुनी गई, लेकिन इस बार जब 2000 में उनके काम 5 साल के बाद में जब उनके काम गिनाए गए तो उनके अच्छे कामों के लिए उन्हें अवार्ड दिया गया और फिर दोबारा चुनाव हुए तो उन्हें गीता को दोबारा भी चुन लिया गया। इस बार गीता को सामान्य सीट से चुना गया है और गीता गृहिणी हुआ करती थी पहले, लेकिन वह राजनीतिक रूप से एक दूरदर्शी नेता बनकर उभरी हैं। अब राजनीतिक रूप से देखा जाए तो जो उनका प्रोफेशनल करियर है वो एक दूरदर्शी नेता बन गई हैं। उन्होंने अपनी पंचायत की जनशक्ति का इस्तेमाल तालाब को पक्का बनवाने में किया है, स्कूल की इमारत बनवाने में किया है और गांव में सड़क बनवाने में किया है। गीता ने अपनी पंचायत की सामूहिक शक्ति का इस्तेमाल महिलाओं पर होने वाली घरेलू हिंसा और अत्याचार से लड़ने या पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए किया है। गीता ने अपनी पंचायत की सामूहिक शक्तियों का इस्तेमाल पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए किया, अपने गांव में वन बनाने के लिए किया है, जल के प्रबंधन को, इस जल को हम सुरक्षित रख सके, उसे प्रबंध करके रख सके, इसके लिए किया है। पंचायत राज अपडेट खंड 11 संख्या 3 फरवरी 2004 की बात है ये। अब सफल महिला की एक ऐसी ही कथा और भी है, जो एक और एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि महिला तमिलनाडु के एक गांव वेंगेवसल की सरपंच थी, जहां पे 1997 में तमिलनाडु की सरकार ने 71 सरकारी कर्मचारियों को 2-2 हेक्टेयर जमीन आवंटित कर दी और यह जमीन वेंगेवसल गांव पंचायत के दायरे में भी आती थी। उच्चतर जो अधिकारी थे उस गांव के, उन्होंने निर्देश दिया कि कांचीपुरम जिले के कलेक्टर ने वेंगेवसल गांव पंचायत के सरपंच को आदेश दिया कि आवंटित जमीन के संबंध में जो फैसला लिया जा चुका है उसे मानते हुए ग्राम पंचायत से इसे आशा का प्रस्ताव पारित कराएं। सरपंच और ग्राम पंचायत ने कलेक्टर के इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। कलेक्टर ने जमीन के अधिग्रहण का आदेश दे दिया। कलेक्टर ने जमीन के अधिग्रहण का आदेश दिया और ग्राम पंचायत ने कलेक्टर की इस कार्रवाई के विरोध मद्रास उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर दी। उच्च न्यायालय की एकल खंड पीठ ने कलेक्टर के आदेश को जायज भी बताया। अदालत का फैसला था कि इस संबंध में ग्राम पंचायत की अनुमति लेने की जरूरत तो है नहीं, लेकिन पंचायत इस फैसले के खिलाफ खंडपीठ के पास अपील की। खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के फैसले को उलट दिया और न्यायाधीशों का जो फैसला था, सरकारी आदेश पंचायत की शक्तियों की अवहेलना तो करता ही है, यह पंचायत की संवैधानिक हैसियत का भी यहाँ पे सरासर उल्लंघन वहां पर किया गया।
ये दोनों ही कथाएं जो यहाँ पर बताई गई हैं द स्टोरी के थ्रू समझाया गया है, अलग अलग नहीं है। ये स्थानीय शासन की संस्थाओं को सन 1993 में संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, इन्हीं दो एग्जाम्पल्स को लेकर के। इसके बाद से पूरे भारत में बड़े पैमाने पर बदलाव की लहर चल पड़ी। ये कथा इस बदलाव का सबूत भी पेश करती है कि स्थानीय सरकार समाज के अंदर कैसे आई, कैसे इसका चुनाव किया गया, गांव का जो शासन था कैसे चलाया गया इसके थ्रू। गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। तो बात यही आती है पहले कि स्थानीय शासन है क्या। तो एक लाइन में बताया कि स्थानीय शासन सिर्फ गांव और जिला स्तर का जो शासन है उसे हम कहते हैं स्थानीय शासन। स्थानीय शासन आम आदमी के सबसे नज़दीक का शासन होता है और स्थानीय शासन का विषय है कि आम नागरिक की समस्याएं और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी को सही ढंग से चलवाना। स्थानीय शासन की मान्यता भी है कि स्थानीय ज्ञान होना और स्थानीय हित लोकतांत्रिक फैसला लेने के लिए अनिवार्य घटक है। कारगर और जनहितकारी यहाँ पे प्रशासन के लिए भी ज़रूरी है कि स्थानीय शासन का फायदा यह है कि यह लोगों के सबसे नज़दीक होता है और इस कारण उनकी समस्याओं का समाधान बहुत तेज़ी से तथा कम खर्च में हो जाता है। गीता राठौड़ वाले मामले में हमने देखा कि उन्होंने गांव पंचायत के सरपंच के रूप में सक्रिय भूमिका निभाते हुए जमनिया तालाब पंचायत में बड़ा बदलाव कर दिखाया। जमनिया पंचायत में उनका जो बदलाव था क्या था, वेंगेवसल गांव की जमीन पर उस गांव का ही हक रहा और अपनी जमीन के साथ क्या करना है ये फैसला करने का अधिकार भी गांव के हाथ में ही रह गया। ऐसा ग्राम पंचायत के सरपंच और पंचायत के सदस्यों के जो झाड़ू प्रयासों के कारण संभव हो पाया। इस तरह स्थानीय शासन के लोगों के स्थानीय हितों की रक्षा में अत्यंत कारगर साबित हुआ है ये स्थानीय शासन, पंचायती राज। लोकतंत्र का मतलब है सार्थक भागीदारी। सार्थक भागीदारी की जो जनता है वह अपना शासक खुद चुनती है, उसका फिर शासक वहाँ पे शासन करता है और जो उस जनता की प्रॉब्लम्स हैं उनका निपटारा भी करता है। लोकतंत्र का रिश्ता जवाबदेही से भी है। लोकतंत्र वह प्रक्रिया हो सकती है कि जिसमें शासन जनता जिन्हें प्रतिनिधि के रूप में चुना है, शासन कर रहे हैं, वो पूरी तरह से जवाबदेह उस जनता को होंगे। अगर जवाब नहीं दे रहे हैं तो उन्हें हटाने का राइट भी जनता रखती है। इसलिए उनके प्रतिनिधि या शासकों को पूरी तरह से जवाब देना जरूरी है एक लोकतांत्रिक सिस्टम के अंदर। जीवंत और मजबूत स्थानीय शासन सक्रिय भागीदारी और उद्देश्यपूर्ण जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। गीता राठौड़ की कहानी प्रतिबद्धता के लोकतंत्र में भागीदारी करने की घटनाओं में एक है और वेंगेवसल गांव पंचायत ने अपनी जमीन पर अपना हक बनाए रखने के लिए कुछ बहुत ज़्यादा प्रयास किए थे। जब यह जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए एक मिशन की मिसाल है। स्थानीय शासन के स्तर पर देखें तो हम आम नागरिक को उसके जीवन से जुड़े मसलों, उसकी ज़रूरतों और उसके विकास के बारे में फैसला लेने की प्रक्रिया को भी शामिल किया गया है। जो काम स्थानीय स्तर पर किए जा सकते हैं वे काम स्थानीय लोगों और उनके नुमाइंदों के हाथ में रहने चाहिए। लोकतंत्र के लिए ज़रूरी है कि आम जनता प्रादेशिक और केंद्रीय सरकार से कहीं ज़्यादा परिचित स्थानीय शासन में होती है। स्थानीय शासन क्या कर रहा है, क्या करने में नाकाम रहा है और आम जनता का इस सवाल से कहीं ज़्यादा सरोकार होता है, क्योंकि इस बात का सीधा असर उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ता है। इस तरह स्थानीय शासन को मजबूत करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को मजबूत बनाने के ही समान है। अब इसमें स्थानीय शासन के लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, इसके बारे में यहाँ पर बताया। भारत में स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ, ये बात की आधुनिक समय में स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 में अस्तित्व में आया था। उस टाइम लॉर्ड रिपन भारत के वायसरॉय थे और उसने इन निकायों को बनाने की दिशा में पहलकदमी की थी। शुरुआत करने का जो क्रेडिट है वो लॉर्ड रिपन को जाता है। इन्होंने 1882 में स्थानीय शासन की शुरुआत की। उस वक्त इस मुकामी बोर्ड यानी लोकल बोर्ड कहा जाता था इसे। इस दिशा में प्रगति बड़ी धीमी गति से हो रही थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने
सरकार से मांग की कि सभी स्थानीय बोर्डों को ज़्यादा कारगर बनाने के लिए वे जरूरी कदम उठाएं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बनने पर अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायत बने और सन 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद यह प्रवृत्ति में जारी रहे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जब बनकर के तैयार हो गया तो ये एक प्रस्ताव रखा गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा कि इसके बनने पर अनेक प्रांतों में ग्राम पंचायत भी बनाई जाए और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद में इसे सभी प्रांतों में जारी भी कर दिया जाए, लागू कर दिया जाए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दिनों में महात्मा गांधी ने जोर देकर कहा था कि आर्थिक और राजनीतिक सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। उनका मानना था कि ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाना सत्ता के विकेंद्रीकरण का कारगर साधन है। विकास की हर पहलकदमी में स्थानीय लोगों की भागीदारी होनी चाहिए ताकि वे सफल रहें। इस पंचायत को सहभागी लोकतंत्र को स्थापित करने के साधन के रूप में देखा गया। दिल्ली में बैठे गवर्नर जनरल के हाथ में बहुत ज़्यादा शक्तियां थी उस टाइम। हमारे स्वतंत्रता संग्राम की चिंताओं में यह बात भी शामिल थी कि इसी कारण हमारे नेताओं के लिए आज़ादी का अर्थ एक आश्वासन ही था। फैसला लेने में और कार्यपालिका प्रशासनिक शक्तियों के इस्तेमाल में विकेंद्रीकरण होगा। भारत की आज़ादी का मतलब होना चाहिए समूचे भारत की आज़ादी। समूचे भारत की आज़ादी महात्मा गांधी जी का कहना था कि आज़ादी की शुरुआत सबसे नीचे से होनी चाहिए। इस सबसे नीचे से का मतलब जो हमारा शासन है, प्रशासन है, ये स्थानीय शासन जो शुरुआत इसकी होनी चाहिए। इस तरह हर गांव एक गणराज्य होगा और इसका मतलब है कि हर गांव को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और अपने मामलों को खुद निपटाने में काबिल होना पड़ेगा। अनगिनत गांव से बने इस ढांचे में आगे की ओर फैलते और ऊपर चढ़ते दायरे होंगे। जीवन एक पिरामिड की तरह होगा जिसमें शीर्ष आधार पर टिका होगा। महात्मा गांधी जी के ये शब्द हैं। जब संविधान बना तो स्थानीय शासन का विषय प्रदेशों को सौंपा गया था। स्थानीय शासन की जिम्मेदारी थी प्रदेशों की। संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी इस पर चर्चा की गई थी। इसमें कहा गया था कि देश की हर सरकार अपनी नीति में इसे एक निर्देश तत्व मानकर चले। जैसा कि हमने अध्याय 2 में भी पढ़ा था, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग होने के कारण संविधान का यह प्रावधान अदालती वाद के दायरे में नहीं आता। यानी इन नीति निर्देशकों पर किसी भी बात का कोई हम केस नहीं कर सकते हैं, कोई याचिका दायर नहीं की जा सकती है। प्रधानतः सलाह मशवरे की है। ऐसा लगता है कि स्थानीय शासन के मसले को, जिसमें पंचायत भी शामिल है, संविधान में यथोचित महत्व नहीं मिला। आप जानते भी हैं कि ऐसा क्यों हुआ था। यहाँ कुछ कारण बताए भी जा सकते हैं कि पहली बात तो ये थी कि जब देश विभाजन की खलबली के कारण संविधान का झुकाव केंद्र को मजबूत बनाने में रहा, तब नेहरू खुद अति स्थानीयता को राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए खतरा मानते थे। दूसरा ये था कि संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नेतृत्व में भी एक मजबूत आवाज उठ रही थी। इनका कहना था कि ग्रामीण भारत में जाति पाति और आपसी फूट का बोलबाला है। स्थानीय शासन का उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन ग्रामीण भारत के ऐसे माहौल में यह उद्देश्य की मटियामेट हो जाएगा। किसी भी सदस्य ने विकास योजनाओं में जन भागीदारी के महत्व से इनकार नहीं किया। संविधान सभा के बहुत से सदस्य चाहते थे कि भारत में लोकतंत्र का आधार ग्राम पंचायत हो, लेकिन उन्हें इस बात की गहरी चिंता थी कि गांव में गुटबाजी और अन्य बुराइयों के मौजूद होते हुए ऐसा करना क्या ठीक रहेगा। उसके बाद में फिर आए यहाँ पर अनंत शयनम अयंगर। इनका कहना था, अनंत शयंगर अयंगर का कहना था, लोकतंत्र के हक में गांव को स्वय शासन यानी कि गांव का खुद का शासन होना चाहिए। यहाँ तक कि स्वायत्तता हासिल करने की कला में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए गांव के लोगों को। हमारे लिए जरूरी है कि हम गांव को सुधारने और वहां शासन के लोकतांत्रिक सिद्धांतों की जड़ जमाने में समर्थ हों। ये अनंत शयनम अयंगर जी के शब्द थे। स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन क्या है?
संविधान के 73वें और 74वें यानी कि 73 और 74वें संशोधन जब किया गया तो उसके बाद स्थानीय शासन को मजबूत आधार देने के लिए बोला। लेकिन इससे पहले भी स्थानीय शासन के एक निकाय बनाने के लिए कुछ प्रयास हो चुके थे। इस सिलसिले में पहला नाम आता है 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का। इस कार्यक्रम के पीछे सोच यह थी कि स्थानीय विकास की विभिन्न गतिविधियों में जनता की भागीदारी हो। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कहता था कि स्थानीय जो विकास है, गांव का विकास है, उसमें जो गतिविधियां हो रही हैं जनता को लेकर के, तो उन सब में भागीदारी जनता की ही होनी चाहिए। इसी पृष्ठभूमि में ग्रामीण इलाकों के लिए एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश भी की गई थी। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम ने ही गांव में या ग्रामीण इलाकों में त्रिस्तरीय पंचायती राज यानी कि एक ऐसा सिस्टम शासन का जिसमें 3 स्तर हो, पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर की व्यवस्था करने की सिफारिश की गई। और कुछ प्रदेश जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, इन्होंने सन 1960 में निर्वाचन द्वारा बने स्थानीय निकायों की प्रणाली अपनाई भी थी। लेकिन अनेक प्रदेशों में इन स्थानीय निकायों की शक्ति इतनी नहीं थी कि वे स्थानीय विकास की देखभाल कर सके। ये निकाय वित्तीय मदद के लिए प्रदेश तथा केंद्रीय सरकार पर बहुत ज़्यादा निर्भर थे। कई प्रदेशों ने तो यह तक माना भी कि निर्वाचन द्वारा स्थानीय निकाय स्थापित करने की ज़रूरत भी है। ऐसे बहुत से उदाहरण हमें मिल सकते हैं जहाँ स्थानीय निकायों को भंग करके स्थानीय शासन का जिम्मा सरकारी अधिकारी को सौंप दिया गया था। लेकिन कई प्रदेशों में अधिकांश स्थानीय निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से हुए। अनेक प्रदेशों में स्थानीय निकायों के चुनाव समय समय पर स्थगित होते रहे, ये भी हमें देखने को मिला है। उससे आगे की बात करें तो जब सन 1987 के बाद स्थानीय शासन की संस्थाओं के गहन पुनर्अवलोकन की शुरुआत हुई। 1989 में पीके थुंगन समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की थी और समिति की सिफारिश थी कि स्थानीय शासन की संस्थाओं के चुनाव समय समय पर कराने चाहिए, उनके समुचित कार्यों की सूची तय करनी चाहिए। ऐसी संस्थाओं को धन प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन भी किया जाना चाहिए। ये सब पीके थुंगन समिति की अपनी सिफारिशें थी जो कि 1989 में की गई थी पंचायती राज सिस्टम के लिए। संविधान का 73 और 74वां संविधान संशोधन क्या कहता है? सन 1989 में केंद्र सरकार ने 2 संविधान संशोधनों की बात बढ़ाई थी। यानी 1989 में केंद्र सरकार ने 2 संविधान संशोधन कराए। इन संशोधनों का लक्ष्य यही था कि स्थानीय शासन को मजबूत कर दिया जाए और पूरे देश में इसके कामकाज या बनावट की एक रूपता लाना होता है। जैसे ब्राजील के संविधान में प्रांतीय, संघीय, जिले और नगर पालिका परिषद की व्यवस्था है। ब्राजील के अंदर इनमें से हर एक को स्वतंत्र शक्तियां भी प्रदान की गई हैं। इनका न्याय अधिकार भी अलग है। जिस तरह गणराज्य यानी कि रिपब्लिक राज्यों के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ठीक उसी तरह राज्य भी नगर पालिका परिषद के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। यह प्रावधान स्थानीय शासन की शक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है। बाद में सन 1992 की बात है कि जब संविधान के 73 और 74वें संशोधन को संसद ने पारित किया, 73 और 74वें संशोधन को संसद ने पारित कर दिया, तो संविधान का 73वां संशोधन गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा है और इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं से भी है। जबकि जो 74वां संशोधन संसद ने किया उसमें शहरी स्थानीय शासन यानी कि नगर पालिका से जुड़ा था और 1993 में 73 और 74वां संशोधन पूरी तरह से ये लागू कर दिया गया सभी प्रांतों में। हमने पहले ये देखा था कि स्थानीय शासन को राज्य सूची में रखा गया था। स्थानीय शासन राज्य सूची का विषय था। प्रदेशों को इस बात की छूट है कि वे स्थानीय शासन के बारे में अपनी तरह का कानून बनाएं, लेकिन संविधान में संशोधन हो जाने के बाद प्रदेशों को ऐसे कानून बदलने पड़े ताकि उन्हें संशोधित संविधान के अनुरूप किया जा सके। प्रदेशों को इन संशोधनों के आलोक में स्थानीय शासन के अपने अपने कानूनों में जरूरी बदलाव करने के लिए 1 वर्ष का समय भी दिया गया था। उसके बाद में जब 73वां संविधान संशोधन पारित कर दिया गया, अब 73वें संशोधन के कारण पंचायती राज व्यवस्था में आगे जो बदलाव किए गए उनकी जांच कैसे की गई, ये इसके बारे में 3 स्तर की बनावट यहाँ पे की गई थी। यानी कि 3 स्तर बनाए गए पंचायती राज के ही 73वें संविधान में।
सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा त्रिस्तरीय था। 3 स्तर थे, 3 लेवल्स पर पंचायती राज बनी थी। सबसे नीचे जो पहली पायदान पर ग्राम पंचायत आती है उसे ग्राम पंचायत के दायरे में अथवा एक से ज्यादा गांव होते हैं। मध्यवर्ती स्तर पर जो बीच का पायदान या मंडल है उसे खंड या ब्लॉक तालुका भी कहा जाता है, और इस पायदान पर कायम स्थानीय शासन के निकाय को मंडल या तालुका पंचायत कहते हैं। मंडल पंचायत कहा जाएगा दूसरे लेवल को, या फिर तालुका पंचायत। और पहले जो ग्राम पंचायत के दायरे में इसमें एक से ज्यादा गांव आते थे। दूसरे नंबर पर जो आती है वो मध्यवर्ती स्तर है, यानी कि बीच का पायदान, जिसमें ब्लॉक या तालुका मंडल आता है। यहाँ पे पंचायत आती है जो प्रदेश आकार में छोटे होते हैं। वहाँ मंडल या तालुका पंचायत मध्यवर्ती स्तर को बनाने की जरूरत नहीं। सबसे ऊपरी पायदान पर जिला पंचायत का स्थान आता है। इसके दायरे में जिले का पूरा ग्रामीण इलाका आ जाता है, जो पहले नंबर पर है। संविधान के 73वें संशोधन में इस बात का भी प्रावधान है कि ग्राम सभा अनिवार्य रूप से बनाई जानी चाहिए। पंचायती हलके में मतदाता के रूप में दर्ज हर वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होगा। ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का फैसला प्रदेश के कानून से होता है। चुनाव क्या कहते हैं यहाँ पर पंचायती राज के, कि पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तर के चुनाव सीधे जनता करती है। हर पंचायती निकाय की अवधि 5 साल की होती है, और यदि प्रदेश की सरकार 5 साल पूरा होने से पहले पंचायत को भंग करती है तो इसके 6 महीने के अंदर ही नए चुनाव हो जाने चाहिए। निर्वाचित स्थानीय निकायों के अस्तित्व को सुनिश्चित रखने वाला यह महत्वपूर्ण प्रावधान है। संविधान के 73वें संशोधन से पहले कई प्रदेशों में जिला पंचायती निकायों के अप्रत्यक्ष रीति से होते थे चुनाव, और पंचायती संस्थाओं को भंग करने के बाद तत्काल चुनाव कराने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन कुछ यहाँ पे प्रक्रियाएं निकाली गई, जैसे पंचायती राज्यों में भी आरक्षण दे दिया गया। पंचायती राज संस्थाओं में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई। तीनों स्तर पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षण की व्यवस्था की गई। व्यवस्था अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में ही की गई थी। यदि प्रदेश की सरकार जरूरी समझे तो वह अन्य पिछड़ा वर्ग को भी सीट में आरक्षण दे सकती थी। यहाँ यह बात गौरतलब है कि आरक्षण पंचायत के मात्र साधारण सदस्यों की सीट तक सीमित नहीं है। तीनों ही स्तर पर अध्यक्ष यानी कि जो चेयरपर्सन का पद है आरक्षण दिया गया है। इसके अतिरिक्त सिर्फ सामान्य श्रेणी की सीटों पर ही महिलाओं को 1/3 आरक्षण नहीं दिया गया, बल्कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट पर भी महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है। इसका मतलब यह है कि कोई सीट महिला उम्मीदवार और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य के साथ साथ आरक्षित की जा सकती है। इस तरह सरपंच का पद कोई दलित या आदिवासी महिला धारण कर सकती है। उस पर किसी बात का कोई भेदभाव या वंचित किसी अधिकार से वंचित उसे नहीं किया जाएगा। विषयों का स्थानांतरण भी किया गया। इसमें 29 विषय थे जो राज्य सूची में आते थे। ये अब पहचान कर संविधान 11वीं अनुसूची में दर्ज कर लिए गए। इन विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाना है। अधिकांश मामलों में इन विषयों का संबंध स्थानीय स्तर पर होने वाले विकास और कल्याण के कामकाज से है। इन कार्यों का वास्तविक हस्तांतरण प्रदेश के कानून पर निर्भर है, और हर प्रदेश यह फैसला करेगा कि इन 29 विषयों में से कितने को स्थानीय निकायों के हवाले करना चाहिए। अनुच्छेद 243(6) की बात करें तो पंचायतों की शक्ति के बारे में ये बताता है। प्राधिकार और उत्तरदायित्व किसी प्रदेश की विधायी का कानून बनाकर 11वीं अनुसूची में दर्ज मामलों के बारे में बताता है। पंचायतों को ऐसी शक्ति और प्राधिकार प्रदान कर सकती हैं, ये सब हमें इस यहाँ पर अनुच्छेद से प्राप्त होता है, पता चलती है। भारत के कुछ अनेक प्रदेशों के आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को 73वें संशोधन के प्रावधानों से दूर भी रखा गया है। ये प्रावधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होते हैं जो सन 1996 में अलग से एक अधिनियम बना और पंचायती व्यवस्था के प्रावधानों के दायरे में इन क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया गया। अनेक आदिवासी समुदायों में जंगल और जेल जोहड़ जैसे साझे संसाधनों की देखरेख के रीति रिवाज रक्षा की गई। वे अपने रीति रिवाज के अनुसार संसाधनों की देखभाल कर सकते हैं। इस उद्देश्य से ऐसे इलाकों की ग्राम सभा को अपेक्षाकृत ज्यादा अधिकार दिए गए।
और निर्वाचित ग्राम पंचायत को कई मायनों में ग्राम सभा की अनुमति लेनी पड़ती है। इस अधिनियम के पीछे मूल विचार स्वशासन की स्थानीय परंपरा को बचाना और आधुनिक ढंग से निर्वाचित निकायों से ऐसे समुदायों को परिचित कराना, विविधता और विकेंद्रीकरण की भावना से इस विचार की संगति बैठती है। राज्य चुनाव आयुक्त क्या होता है कि प्रदेशों के लिए जरूरी है कि एक राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाए। इस आयुक्त की जिम्मेदारी होती है कि पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव कराने की। पहले यह काम प्रदेश का प्रशासन करता था, लेकिन जो प्रदेश की सरकार के अधीन होता है, अब भारत के चुनाव आयुक्त के समान प्रदेश का चुनाव आयुक्त भी स्वायत्त यानी कि ऑटोनॉमस है। बहरहाल प्रदेश का चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र अधिकारी है और उसका अथवा उसके कार्यकाल का संबंध भारत के चुनाव आयोग से नहीं है। राज्य वित्त आयोग की बात करें तो प्रदेश की सरकार के लिए हर 5 वर्ष में एक प्रादेशिक वित्त आयोग बनाना जरूरी है। यह आयोग प्रदेश में मौजूद स्थानीय शासन की व्यवस्थाओं की आर्थिक स्थिति का जायजा लेगा और आयोग एक तरफ प्रदेश और स्थानीय शासन की व्यवस्थाओं के बीच तो दूसरी तरफ शहरी और ग्रामीण स्थानीय शासन की संस्थाओं के बीच राजस्व के बंटवारे को पुनर्वलोकन करेगा। इस पहल के द्वारा सुनिश्चित भी किया गया कि ग्रामीण स्थानीय शासन के धन आवंटित करना राजनीतिक मसला ना बने। 74वां संशोधन क्या कहता है जो कि संसद ने किया था? 74वां संशोधन कहता है, पहले लिखा जा चुका था, संविधान के 74वें संशोधन का संबंध शहरी निकाय स्थानीय शासन के निकाय अर्थात नगर पालिका से। अब तक हम ग्राम पंचायत की बात कर रहे थे जो कि 73वें संविधान संशोधन में के द्वारा बनाई गई, और 74वें संविधान संशोधन ये शहरी स्थानीय शासन को बनाता है। इस शहरी इलाका किसे कहते हैं? मुंबई अथवा कोलकाता जैसे बड़े महानगरों को पहचानना बहुत आसान है, लेकिन जो शहरी इलाका गांव नगर के बीच होते हैं उन्हें पहचान पाना इतना आसान नहीं। भारत की जनगणना में शहरी इलाके की परिभाषा करते हुए जरूरी माना गया कि ऐसे इलाके में कम से कम 50,000 की जनसंख्या हो। इस इलाके के कामकाजी पुरुषों में कम से कम 75% की खेती बाड़ी के काम अलग अलग माने जाने वाले पेशे में हों और जनसंख्या के घनत्व में कम से कम 40 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो। सन 1982 में जनगणना के अनुसार भारत की लगभग प्रतिशत जनसंख्या इलाके में पहुंची थी। अनेक रूपों में देखा जाए तो 73वें संशोधन में संविधान के 73वें संशोधन का दोहराव भी देखने को मिलता है। संशोधन शहरी इलाकों से संबंधित है और 73वें संशोधन के सभी प्रावधान मसलन प्रत्यक्ष चुनाव, आरक्षण, विषयों का हस्तांतरण, प्रादेशिक चुनाव आयुक्त और प्रादेशिक वित्त आयोग के 74वें संशोधन में शामिल है। अगर नगर पालिकाओं पर लागू होते हैं तो संशोधन के अंतर्गत इस बात को अनिवार्य बना दिया गया कि प्रदेश की सरकार कुछ एक निश्चित कार्य करने की जिम्मेदारी शहरी स्थानीय शासन की प्रतीक्षाओं के कार्य संविधान की 12वीं अनुसूची में भी लिखे गए हैं। 73 और 74वें संशोधन का कार्यान्वयन कैसे हुआ था? सभी प्रदेशों ने 73वें संशोधन के प्रावधानों को लागू करने के लिए कानून बना दिए गए और इन प्रावधानों को अस्तित्व में लाए जब यह 10 वर्ष से ज़्यादा हो रहे। इस अवधि में 1994 और 2004 में अधिकांश प्रदेशों में स्थानीय निकायों के चुनाव कम से कम 2 बार हो चुके हैं। जैसे मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ प्रदेश हैं, अब तक 3 दफे चुनाव हो चुके हैं। इनमें शहरी प्रशासन के ग्रामीण भारत में जिला पंचायतों की संख्या 600 से ज़्यादा है। मध्यवर्ती और प्रखंड स्तरीय पंचायत की संख्या 6000 है, जबकि ग्राम पंचायतों की संख्या 2,40,000 है।
शहरी भारत की बात करें तो 100 से ज़्यादा नगर निगम, 1400 नगर पालिका और 2000 नगर पंचायत मौजूद हैं। हर 5 वर्ष पर इन निकायों के लिए 32 लाख सदस्यों का निर्वाचन होता है। इनमें से 13 लाख यदि प्रदेशों की विधानसभा तथा संसद को एक साथ रखकर देखें तो भी इनमें निर्वाचित होने की जनप्रतिनिधियों की संख्या 5000 है। प्रदेशों में विधानसभा और संसद को एक साथ रखकर देखें तो इनमें निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की संख्या अभी 5000 से कम बैठती है और स्थानीय निकायों के चुनाव के कारण निर्वाचित जनबैठनीय प्रतिनिधियों की संख्या में भारी इजाफा भी हुआ है। यह बात एकदम जाहिर भी है कि 73 और 74वां संशोधन देश को पंचायती राज संस्थाओं और नगर पालिका पंचायती राज संस्थाओं नगर पालिका की संस्थाओं की बनावट को एक सा किया है। इन स्थानीय संस्थाओं की मौजूदगी हो और अपने आप में बड़ा उपलब्धि है। इससे शासन के वक्त नया माहौल तैयार किया जाना चाहिए। नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण के प्रावधान के कारण स्थानीय निकायों में महिलाओं को भारी संख्या में मौजूदगी सुनिश्चित की गई। यह निश्चित भी किया गया कि आज कम से कम 200 महिलाएं जिला पंचायत की अध्यक्ष हैं। 2000 महिलाएं प्रखंड और तालुका पंचायत की अध्यक्ष हैं। ग्राम पंचायतों में महिला सरपंच की संख्या 80,000 से ज़्यादा है। नगर निगमों में 30 महिलाएं मदद महापौर हैं, मेयर हैं, नगर पालिकाएं और अध्यक्ष पद पर आसीन हैं। नगर पालिकाओं में 500 से ज़्यादा महिलाएं अध्यक्ष के पद पर आसीन हैं। लगभग 65 नगर पंचायत की प्राधानी महिलाओं के हाथ में है। संविधान पर अपने नियंत्रण की दावेदारी करके महिलाओं ने ज़्यादा इन संस्थाओं में महिलाओं की मौजूदगी के कारण बहुत सी स्त्रियों की राजनीति के काम धंधे की समझ पैनी हुई है। अनेक मामलों में पाया गया कि स्थानीय निकायों में विचार विमर्श में महिलाओं की मौजूदगी उसमें नया परिप्रेक्ष्य जोड़ती हैं। चर्चा ज़्यादा संवेदनशील होती है। अनेक मामलों में देखा भी गया है कि महिलाएं अपनी मौजूदगी दर्ज कराने में असफल रही हैं अथवा महिलाओं को पद पर आसीन कराकर परिवार का पुरुष उसके बहाने फैसले लेता रहा है, लेकिन ऐसी घटनाओं में तेजी से कमी आ रही थी। चित्र के द्वारा समझाया गया है। यहाँ पर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की सुविधा देखें तो संविधान संशोधन ने इसे भी अनिवार्य बनाया। इसके साथ ही अधिकांश प्रदेशों ने पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान बनाया है। भारत की जनसंख्या 16.2% अनुसूचित जाति है और 8.2% अनुसूचित जनजाति है। स्थानीय शासन के शहरी और ग्रामीण संस्थाओं के निर्वाचित सदस्यों में इन समुदायों के सदस्यों की संख्या लगभग 6.6 लाख है। इसमें स्थानीय निकायों की सामाजिक बनावट में भारी बदलाव आए हैं, लेकिन ये निकाय जैसे सामाजिक सच्चाई के बीच काम कर रहे हैं। अब इस सच्चाई को नुमाइंदगी इन निकायों के जरिए गहरा हो रहा है। कभी कभी इसमें तनाव पैदा होता है जो तबका सामाजिक रूप से प्रभावशाली होने के कारण गांव पर अपना नियंत्रण रखता है। वह संविधान के संशोधन 29 में विषयों को शासन के हवाले किया और ये विषय स्थानीय विकास कल्याण की जरूरत से संबंधित थे। स्थानीय शासन के कामकाज के पिछले दशकों के अनुभव बताते हैं कि भारत में से अपना अधिकांश विषय स्थानीय निकायों को नहीं सौंपे थे। इसका मतलब यह है कि स्थानीय निकाय कारगर ढंग से काम नहीं कर सकते थे। इस तरह इतने सारे जनप्रतिनिधियों को निर्वाचित करने का पूरा काम बस फ्रीकात्मक था।
उसमें कोई बदलाव नहीं आता। स्थानीय स्तर की जनता के पास लोक कल्याण के कार्यक्रम और संसाधनों के आवंटन के बारे में विकल्प चुनने की ज़्यादा शक्ति नहीं होती है। इसमें यहाँ पे बताया भी गया है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सफल उदाहरण के रूप में अक्सर लातिनी अमेरिका के देश बोलिविया का नाम लिया जाता है। बोलिविया का नाम लिया जाता है। सन 1994 में पॉपुलर स्टेलाइजेशन का संभव हो पाया है। देश की नगर पालिकाओं में विभाजित किया गया कि ऐसी प्रणाली अपनाई गई है नागरिकों को धन स्वायत्त हस्तांतरित कर देता है। बोलिविया के स्थानीय शासन के बारे में यहाँ पे बताया कि स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधा बहाल करने और आधारभूत ढांचे के रखरखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई। बोलिविया में देशव्यापी राजस्व व्यय का 20% नगर पालिकाओं को प्रति व्यक्ति के हिसाब से दिया जाता है। नगर पालिकाओं को मोटर वाहन, शहरी संपदा और बड़ी कृषि संपदा पर कर लगाने का अधिकार है। इन नगर पालिकाओं के बजट का अधिकार धन हिस्सा वित्तीय हस्तांतरण को प्रणाली की जाने के लिए जरिए प्राप्त होता है। स्थानीय निकाय के पास में अपना कहने लायक धन बहुत कम है, लेकिन स्थानीय निकाय प्रदेश और केंद्र सरकार पर वित्तीय मदद के लिए निर्भर भी रहती है। इससे कारगर ढंग से काम कर सकने की क्षमता बहुत क्षीण होती है। शहरी स्थानीय निकाय को कुल राजस्व उगाही 0.24% का योगदान है, जबकि सरकारी खर्च का 4% इन निकायों द्वारा जाता है। इसी तरह स्थानीय निकाय कमाते हैं और खर्च ज़्यादा करते हैं। इसी कारण ये निकाय अनुदान देने वाले पर निर्भर रहते हैं। अब इस बात से निष्कर्ष निकलता है यहाँ पर कि इस अनुभव से यही संकेत मिलते हैं कि स्थानीय शासन के निकाय एक एजेंसी की भूमिका निभाते हुए केंद्र और राज्य सरकार के विकास कार्यक्रम को लागू करना जारी रखेंगे। स्थानीय शासन को ज़्यादा शक्ति देने का मतलब यह भी है कि सत्ता के वास्तविक विकेंद्रीकरण के लिए शहर के लोगों को फैसला लेने का अधिकार होगा कि इस विधि और कार्यक्रम को उन्हें अपनाना है और किसे नहीं।